जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना क्वेश्चन पेपर 5 स्टार्ट कर लिया था और उसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक जितने भी एमसीक्यू थे वो सब कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उससे आगे चलेंगे और अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा विद क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑप्शन सी है कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन डी है रिजर्व कैपिटल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है कैपिटल रिजर्व, वो है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये आपने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में देखा भी होगा। जब हमारे शेयर्स हम रीइश्यू कर देते हैं और शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए उसमें लिखा है अ डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 वाज इशूड एट 10% प्रीमियम and is redeemable at 15% premium. Loss on issue of debenture is ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब यहां पर देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, बच्चे देखते हैं कि भाई इस पर 10% हमें प्रीमियम मिलेगा, 100 रुपए का डिबेंचर है यानी 10 रुपए हमारे पास आएगा और रिडेम्पशन पे हमें प्रीमियम पे करना है 15% यानी 15 रुपए, तो हमारा लॉस हो गया 5 रुपीज। नो बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जब जब आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, ठीक है, तो जितना भी प्रीमियम है जो हमें रिडेम्पशन पे करना है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहलाता है। चाहे आपने ओरिजिनली डिबेंचर्स प्रीमियम पे भले ही इशू क्यों ना क्यों, प्रीमियम पर इशू करने का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी डिबेंचर्स आपने प्रीमियम पे रिडीम करना है तो जितना भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है जो हमें रीपे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वो सब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। तो 100 रुपए का डिबेंचर्स 15% प्रीमियम पर हमें पे करना है, तो इसका मतलब 15 रुपए जो है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। तो 13 का आंसर होगा बेटा ₹15। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और का भी है बेटा, लिखा है इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर्स इज आ और एन। इंटरेस्ट जो हम डिबेंचर्स पे करते हैं वो है ऑप्शन ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन सी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये है क्या, ये हमारा चार्ज है, चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर्स बेटा आपका लोन का अमाउंट होता है। ठीक है, और लोन अगर आपने किसी से लिया है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैं आपको इंटरेस्ट कहां से पे करूं। आप उसका अमाउंट ऑफ लोन यूज कर रहे हो तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट आइदर फर्म और कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नोट, दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें लिखा है राम, रहीम और रॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राम, रहीम और रॉबर्ट। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 2:3:5। रॉबर्ट गारंटीड राम that 90% of profit every year. ठीक है, and if there is less he will be reimbursed the deficiency amount by him and Rahim in the ratio of 2:3। ठीक है, रॉबर्ट ने गारंटी दी है राम को। ठीक है,
90,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, राइट। और अगर कोई डेफिशिएंसी है, will borne by रहीम एंड रॉबर्ट, सॉरी रॉबर्ट और रहीम लिखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट एंड रहीम ऐसे लिखा है, इन द रेशो 2:3। 2:3 की रेशियो में डेफिशिएंसी बोर्न की जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दे रखा है आपको बेटा 4 लाख रुपीज, राइट, ठीक है। तो यहां पे हम राम का शेयर निकाल लेते हैं। राम शेयर हो जाएगा बेटा 4 लाख में, 4 लाख का 2/10 दैट इज 80,000, ठीक है। गारंटी थी 90,000 की, तो डेफिशिएंसी होगी बेटा 90,000 माइनस 80,000 दैट इज 80,000, तो 10,000, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है हाउ मच मनी डज रहीम हैव गिव टू राम, रहीम को कितना देना है, तो रहीम रॉबर्ट और रहीम का रेशियो 2 और 3 का, तो ये देगा 3/5 रहीम शेयर ऑफ डेफिशिएंसी दैट विल बी 10,000 इनटू में 3/5 6,000, ठीक है। ऑप्शन गिवन है बेटा 4,000 6,000 2,000 और नील, तो यहां पे आंसर होगा बेटा 6,000, राइट। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है वो बेटा वही एजर्शंस और रीजन वाला है बेटा। देखिए अब एजर्शंस में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज इफेक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, ठीक है। और रीजन दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द फर्म। बात तो ये भी ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी अच्छी होगी तो फर्म की गुडविल अच्छी होगी। बट जो आपका एजर्शंस है, जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है रेपुटेशंस वाली, उससे ये कोई रिलेट नहीं कर रही है। ये तो बात ठीक है कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी कैसी है, बट इसका रेपुटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर इसका जो रीजन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि अगर किसी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, और अगर रेपुटेशन खराब है तो गुडविल भी खराब होगी, ठीक है। तो एजर्सन का आंसर होना चाहिए था ये, बट इन्होंने लिख दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो बोथ आर ट्रू, बट जो रीजन है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शंस, तो आंसर विल बी बी, both assertions and reason are true but reason is not the correct explanations of assertions, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें लिखा है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अमाउंट ऑफ जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द, तो जो अमाउंट ऑफ जर्नल रिजर्व है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन बी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी है कैपिटल रेशो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी ओल्ड
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी, होल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। होल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशो हम लोग बोलते हैं जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उसके लिए। तो ये बेटा पार्ट 1 के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 2 पर, ठीक है। पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, अब इसमें बोला गया है बेटा करंट रेशो ऑफ तान्या लिमिटेड इज 3:1, ठीक है। करंट रेशो दे रखा है, ठीक है। करंट रेशो क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, कितना है बेटा 3:1, ठीक है। आपको बताना है कि इट्स मैनेजमेंट वांट टू रिड्यूस द रेशो, मैनेजमेंट चाहती है रिड्यूस कर ले, इसको कम कर ले। तो देखिए कम कब हो सकता है, या तो आपकी असेट्स कम हो जाए या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, आपको कई सारी ऑप्शंस दे रखी हैं। ऑप्शन ए है डिक्लेरेशंस ऑफ फाइनल डिविडेंड, के फाइनल डिविडेंड आप डिक्लेयर कर दें, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, बोनस शेयर्स इशू कर दिए प्रॉफिट में से, तो ना तो यहाँ प्रॉफिट आता है बेटा, ना यहाँ शेयर कैपिटल आती है करंट रेशो में, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट डिवेंचर इनटू इक्विटी, कि भी डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दे शेयर्स में, ठीक है। तो ना यहाँ डिवेंचर्स आते हैं ना यहाँ शेयर कैपिटल आती है, तो इसका भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर के ऑप्शंस गिवन है बेटा, ए ओनली 1 इज करेक्ट, बी ओनली 2 इज करेक्ट, सी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, डी ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन 1 है, ठीक है, वो करेक्ट है बेटा, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। क्यों, जैसे ही कोई कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी की करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर कंपनी हैव टू पे दैट डिविडेंड, ठीक है। यहां पर करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका रेशो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में बेटा एक क्वेश्चन और भी है, और में दे रखा है, और यह है एजर्शंस और रीजन का, यह है एजर्शंस और रीजन का। एजर्शन गिवन है बेटा, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश डज नॉट इफेक्ट डेब्ट इक्विटी रेशो। अगर आप गुड्स सोल्ड करते हैं बेटा कैश के लिए, ठीक है, तो उससे आपके डेब्ट इक्विटी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश से ना तो डेब्ट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ना आपकी इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। रीजन दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस नाइदर इफेक्ट डेब्ट नॉर इक्विटी, बिल्कुल ठीक बेटा, ठीक है। तो रीजन बिल्कुल ठीक दे रखा है, ठीक है। इस पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ना तो डेब्ट में कोई चेंज आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, ठीक है, और ना ही आपकी इक्विटी में कोई चेंज आता है। रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है आपके एडजस्टमेंट्स की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ adjacents and regions are true, and region is the correct explanations of adjacents, ठीक है बेटा। तो ये हो गए क्वेश्चन अपने 27 भी हो गया है, ठीक। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज। देखिए कितना आसान सा है, ठीक है। आपने जो गुड्स बनाए थे, जो माल बनाया था, उसको बेच के जो आपको पैसा मिलता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस नाम से दिखाते हैं। ऑप्शन ए है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी, ऑप्शन ए है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑप्शन बी है अदर इनकम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में सेल्स कहते हैं,
ठीक है, तो ये सेल्स ही तो है बेटा, जिस माल में हम डील करें, जिस प्रोडक्ट में हम डील करें उसको बेच के जो पैसा आएगा दैट इज आवर सेल्स। और कंपनी के केस में हम इसको कहते हैं बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में है Which of the following transaction will result into inflow of cash? इनमें से ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, कौन सी ट्रांजैक्शन से कैश आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक। अब देखिए डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट पे इफेक्ट पड़ता है। आपका बैंक बढ़ेगा 10,000 रुपए से तो आपका कैश कम भी हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा निल। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक 14,500, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, आपके पास कैश आएगा बट बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा निल। सेल ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 74,000 एट अ लॉस ऑफ ₹9,000। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपने मशीन बेच दी, बुक वैल्यू थी 74,000 एट अ लॉस ऑफ 9,000। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आपने 65,000 में मशीन बेची है। कैसा आया नहीं आया? कैश यहां पर आया है। ठीक है, कैश यहां पर आया है। ठीक है, तो ये आपका इनफ्लो कैश हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन दे रखा है कन्वर्टेड ₹2 लाख 9% डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यहां पर ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, डिवेंचर्स कम हो जाएंगे, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बट यहां पे कैश के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है बाय कन्वर्जन मेथड, आपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। ठीक है, डिवेंचर्स की वैल्यू हो गई कम, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बट यहां पर ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसी में बेटा एक ऑप्शन और दिया है, एजर्शंस और रीजन वाला है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब देखिए लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश, ये बात तो ट्रू है कि भाई इससे कैश आता है, बट क्या ये इसका रीजन है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्यों दिखाते हैं ये नहीं बताया इन्होंने, केवल ये बता दिया कि इससे कैश आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन ये होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही आता है, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। तो यार एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शंस। ठीक है, यानी यहां पर आप लिखेंगे बोथ assertions and reason are true, but reason is not the correct explanations of assertions। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, इसमें आपको 15% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दे रखा है बेटा, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये गिवन है। ठीक है, अपना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, करंट ईयर की वैल्यू है 1,50,000। ठीक है, 50,000 रिडीम किया है, पे कर दिया है, और फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रेफरेंस शेयर्स सॉरी वर रिडीम्ड at premium of 10%।
यानी जितने प्रेफरेंस शेयर्स हमने पे किया इस साल में वो 10% प्रीमियम पे किया है, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपको बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी सोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2019। यानी करंट ईयर में जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कितना अमाउंट दिखाओगे? आउटफ्लो 55,000, इनफ्लो 55,000, आउटफ्लो 50,000, इनफ्लो 50,000, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने सबसे पहले देखिए रिडीम कितना किया, 2 लाख था, मतलब 1,50,000 हो गए, तो 50,000 आपने रिडीम किया है, ठीक है। प्लस अब ये बोला गया कि जो रिडीम अमाउंट हुआ है, जो इतने जितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए वो 10% प्रीमियम पे रिडीम किए, यानी 5,000 आपने इस पे प्रीमियम पे किया होगा, तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 55,000 जो आपने पे किया होगा, और ये पे किया है तो ये आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, 55,000 आउटफ्लो, राइट। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 5, ठीक है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बेटा पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, आपके एग्जाम आने वाले हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।